नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 1 अगस्त है और जैसा हमने तय किया था कि आरएस के लिए प्री कम मेंस का हम बैच स्टार्ट कर देंगे और इसमें बेसिकली हमने एक कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, खेल एवं योगा और व्यवहार वाला पार्ट अपन करेंगे। ठीक, कुछ आपकी शंकाएं हैं उनका भी मैं हाथों हाथ समाधान कर देता हूं और मेरी कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं और आशा करता हूं एक शिक्षक के नाते आप जो अभ्यर्थी हैं वो उसको पूरा करेंगे और अक्षरश उस पर चलने का पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, देखो, एक तो आरपीएससी की वेबसाइट से अपना प्री का भी और मेंस का भी ऐसे 3-4 पन्नों का सिलेबस है, इसको डाउनलोड कर लेना। ये दोबारा आपसे कहना ना पड़े, जब भी दोबारा अपन क्लास में मिलेंगे या लाइव क्लास यदि रहती है अपनी तो उसमें आपके पास ये होना चाहिए। हमारे कई जो जैसे कोई मित्र था या मिलने वाला था, आरएस में सेलेक्ट हुए या कोई आईएएस में सेलेक्ट हुआ तो बड़ा संकट है। क्या संकट है कि भौतिकवादिता इतनी माथे चढ़ गई है और जो हमारे कहते हैं कि हिंदुत्व की एक अवधारणा होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो समाप्त हो चुकी है। कैसे? वो पट्टे बताते नहीं है कि क्या क्या चीज़ उठा के कर लेनी चाहिए। जैसे हमारे एक आरएस बना था, मैं 2012-13 की बात बता रहा हूँ, जब मैं टाटा में नौकरी कर रहा था तो उड़ते उड़ते उस समय एग्ज़ाम दे दिया था, प्री निकल भी गया था। उस समय सिलेबस चेंज हुआ था, मैथ वगैरह जुड़ गए थे, ऑप्शंस वगैरह हट गए थे। तो साहब जो हमारे रिश्तेदार ने उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि आपको प्रश्नों के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी किताब देखनी चाहिए। उन्होंने किताबें बहुत सारी लिखा दी लेकिन मूल चीज़ नहीं बताई। जैसे कि जो पेपर सेट होता है वो मोस्टली दोस्तों एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक्स से होता है मेंस का, लेकिन उस आंसर में अपनी विशेष योग्यता या विशेष वजन डालने के लिए हमें आसपास की पूरी चीज़ों का भी मालूम होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन जो बेसिक बुक्स है ना, जो हमारी नींव का काम करेंगे, उनके बारे में भाई साहब ने नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। फिर बाद में हमें ध्यान में पड़ा कि यार ये तो गलत किया उन्होंने, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होने देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश वर्जन भी और हिंदी वर्जन भी, क्या अंग्रेजी का भी और हिंदी का, दोनों का आपको ये 4-4 पन्नों का, आपको मेंस का तो ये अपना है 4 पन्नों का, 5 पन्नों का इनफैक्ट, ठीक है। ये आपको निकाल लेना है प्रिंट आउट इसका, और ऐसे ही हिंदी का प्रिंट आउट निकाल लेना। ये तो हो गया मेंस का सिलेबस। ऐसे ही प्री का सिलेबस भी निकाल के अपने पास रख लेना। चूँकि अभी हम मेंस के पर्टिकुलर कैप्सूल पे वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पे हम वर्क कर रहे हैं, तो मेंस का आपको साथ हमेशा ये सिलेबस रखना है। ठीक, अच्छा, दूसरी मेरी आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, मैं आपको कुछ पुस्तकें दिखा रहा हूँ, ये पुस्तकें आप ले आना। वैसे आप सब मेंस के पुराने विद्यार्थी हैं ही, तो आशा करता हूँ आपके पास ये होंगी। पहली देखो, कक्षा 11वीं की ये व्यवसाय अध्ययन करके आती है, ठीक, ये आप लिया ना। और कक्षा 12वीं की व्यवसाय अध्ययन जो है, ये भाग 1 और भाग 2, ये दोनों भी पुस्तकें ले आना। ये जो बेसिकली 11वीं 12वीं में अपने यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड किताबें चलती हैं, और अंग्रेजी माध्यम हो तो इंग्लिश मीडियम ले आना, हिंदी माध्यम हो तो हिंदी माध्यम की ले आना। राजस्थान बोर्ड की मिल जाए चाहे एनसीईआरटी की मिल जाए, कोई सी भी ले आना। ये 3 पुस्तकें आपको लेके आनी, ठीक है। और इनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा, जो इसके अलावा कोई टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं है, पर बेसिक उस टॉपिक्स की समझ हमें इसी से मिलेगी। और जो कुछ प्रश्न हैं जो सीधे आते हैं, जिनमें हमें 2 में से 2 नंबर या 5 में से 5 नंबर लाने ही चाहिए, उनमें हमें 1-2 नंबर, 2-4 नंबर की एज दिलाने के लिए ये बेसिक्स हमें काम करेंगे जब हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। दूसरा, इसमें आपको उसके अलावा फिर जितने भी और जो अपग्रेडेड कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, जो हमारे एमबीए में थे या कुछ आपकी थ्योरीज थी या इससे रिलेटेड और भी कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ हुई कि भैया कि एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, वो सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्लास में लिखवा देंगे। इनफैक्ट उसके अंतर्गत आप ये भी मान लीजिए कि राजस्थान में जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं उनके नोट्स, उनको कंपाइलेशन करना, अच्छी बुक्स में से क्या कंपाइलेशन कर सकते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में जितना आपको सफिशेंट आपको मटेरियल चाहिए वो आपको क्लास में करा दिया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा, तो आपके एक पर्टिकुलर नोट्स बन जाएंगे, ठीक। ये बात आपसे हो गई।
और हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पेपर फर्स्ट का हम लेके चलेंगे मेरे दोस्तों, यूनिट थर्ड का खंड व प्रबंधन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें मोटे मोटे 5 आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस देख लेना। और इसमें मार्केटिंग है, मार्केटिंग से पहले हम प्रबंधन पे कुछ वर्क करेंगे, प्रबंधन के बारे में समझेंगे, प्रबंधन की कुछ अगर डायरेक्ट डेफिनेशंस आ गई तो उसको समझेंगे, और अपनी एनसीईआरटी या अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक्स में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको लेते चलेंगे। ठीक, दूसरी बात, 7 दिन में हम जो भी पढ़ेंगे, मतलब 5 दिन क्लास रहेगी या 6 दिन क्लास रहेगी, उसके बाद हमारा एक टेस्ट होगा, हम अपन एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके रिटर्न वाला 2 या 5 नंबर वाला जो भी रहेगा, जैसा भी टॉपिक रहेगा। जब प्रबंधन में अपने 2 नंबर और 5 नंबर 20 शब्दों के और 50 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं, उसका टेस्ट रहेगा, वो आपको ईमानदारी से देना ही देना है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं दिया भैया, तो आपको 2 या 3 टेस्टों की वो दी जाएगी भैया, एक कि 3 टेस्ट आपने देने थे 3 वीक तक, और 3 में से यदि आपने एक भी नहीं दिए तो भैया आपको आपकी फ़ीस हम वापस कर देंगे, ले जाओ। ठीक है, जो सहयोग राशि आपने दी है वो ले जाना। और उसके बाद आपको केवल एक टेस्ट तक की सीमा दी जाएगी कि और आपने एक टेस्ट दिए और उससे पहले आपने अपनी फ़ीस की मांग नहीं करी, सहयोग राशि की मांग नहीं करी, तो फिर आपको आपकी सहयोग राशि वापस भी नहीं दी जाएगी। ठीक, मेरी आपसे ये एक मतलब आग्रह मान लो, आप इसको चाहे गुस्से में मान लो, चाहे प्रेम से मान लो, आपको दोस्तों टेस्ट देने ही देने हैं। कैसे देने हैं? प्रश्न आपको दे देंगे, और प्रश्न देने के बाद में आपको एक सादे पन्ने पर उसके उत्तर लिख के भेज देने, और उसके लिए आपको लिंक दे ही रखा है टेलीग्राम वाला पे या व्हाट्सएप वाले पे, आप मुझे भेज देना। अगली एक बात आपसे करनी थी, जैसे कि कल मेरे पास महेंद्र का, नेहा का और पुलकित का, इनका फ़ोन आया था कि सर टाइमिंग क्या रखें क्लास की। ठीक है, देखो लाइव क्लासेस रहेंगी वो तो आपको बता ही देंगे, और जो वीडियो अपलोडेशन का रहेगा, जैसे सपोज़ करो आप मुझे एक बार एक कंसेंसस के रूप में अपना समय मुझे भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना, चाहे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे तो आप नहीं भेज पाएंगे, 8619059759 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे आपका प्रेफरेबल टाइम एक बार भेज देना कि सर हमारा ये शेड्यूल रहता है बेसिकली, और इसमें यदि इस समय पर आपका वीडियो आ जाएगा डेली तो हम उस टाइम को यूज़ में कर लेंगे। ठीक, जैसे सपोज़ करो अपने पास 58 बच्चे हैं, तो 58 बच्चों में से 40 का कंसेंसस आया कि ये टाइम स्लॉट है, जैसे 12 से 3 हो गया, 3 से 6 हो गया, इसमें सर कोई क्लास अपने अपलोड हो जाएगी, देख लेंगे। और मेरा आपसे आग्रह ये रहेगा कि जो टाइम अपना तय होता है ना, उसमें डेली देख लेना। अब ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है, तो ऐसा मत लेके चलना कि भैया कि पढ़ा तो है कभी भी दिन में देख लेंगे, ऐसा मत करना। अपनी दिनचर्या का एक समय तय कर लेंगे, उस तय समय पर ही आपको क्लास में बैठ जाना है। कोई बहुत बड़ी आकस्मिक कोई धरती फट रहा हो, आसमान टूट रहा हो, तो आपको छूट है, तो आप उसको ऑनलाइन का जो एक लाभ ये भी है कि कभी भी कक्षा ले सकते हो, वो आप ले लेना। ठीक, तो मुझे आप इस पर अपना प्रेफरेबल टाइम बता देना, उस समय आपको क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक, स्टार्ट कर लें फिर। बेसिक अपना एक स्टार्ट कर लेते हैं आज क्लास को, और एक रजिस्टर लिया ना, रजिस्टर इसका सेपरेट रखना, और यह जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये आपका एक 150-200 पन्ने का रजिस्टर होगा, उसमें हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर अपन बनाएंगे और उसको अलग करेंगे। क्वेश्चन आंसर की एक बुकलेट बना लेना, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर की बुकलेट की आपकी एक अलग सीरीज़ तैयार हो जाएगी। तो एक बार जब रिवाइज़ करोगे ना, तो जो अब आप और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने वाले होंगे या आ चुके होंगे वो हल हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। उन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे तो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। और बहुत एक्सटेंसिवली अपन कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटा प्रश्न और बड़े से बड़ा प्रश्न सबको समाहित करते हुए अपना एक क्वेश्चन बैंक बन जाए। क्लियर? चलो, पेपर फर्स्ट की इकाई तीसरी है और उसका खंड वह है प्रबंधन। जुकाम हो रही है बहुत तेज।
चलो स्टार्ट करने से पहले इसी एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत अच्छी केस स्टडी दे रखी है, तो एक माहौल बना लेते हैं प्रबंध का, तो आपको बाकी चीज़ें समझनी बड़ी आसान हो जाएगी। इसमें जो केस स्टडी दे रखी है वो किस कंपनी की दे रखी है? HCL कंपनी की दे रखी है। और HCL कंपनी को शुरू करने वाले कौन थे? शिव नडार। एक बार ये केस स्टडी देखते हैं तो प्रबंध की कई चीज़ें इसमें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो, ये केस स्टडी कहती है कि ये जो शिव नडार हैं, इन्होंने जब अपना विज़न सेट किया था IT के क्षेत्र में, जिस सन में, जिस दशक में किया था, उस समय भारत के पास कितने कंप्यूटर थे आपको मालूम है? 250 कंप्यूटर। मतलब अपॉर्चुनिटी देखो कब ग्रैब करने की सोची, जब भारत के पास मात्र 250 कंप्यूटर थे, तब उन्होंने इस फील्ड में काम करने की सोची। और सोची ही नहीं, इनके पास एक बड़ी मजबूत टीम थी। और ये टीम किन की थी भैया? नौजवानों की थी। एक बार इस केस स्टडी को समझना, इसके ना जो इसकी आत्मा है उसको समझने का प्रयास करना, प्रबंध के कुछ बिंदु आपको उसमें क्लियर होते चले जाएंगे। इस केस स्टडी में बाद में कहते हैं कि भैया जो शिव नडार थे, ये बात है 1976 की, इमरजेंसी 75 में लगी थी, 76 की बात है। और 76 में इन्होंने ये जो अपना विज़न और ये साइट सोची थी, कहाँ जब सोची थी, ये दिल्ली में थे और बरसात हो रही थी, ठीक है। तो उस बरसात में इन्होंने 3 दशक पहले ये बात सोची थी कि मुझे इस प्रकार का काम करना है। और 3 दशक बाद 1976 के बाद 1900 जब हम बात करते हैं 2006 में, तो यह कंपनी $3.5 अरब की एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई थी, ठीक है। तो ये सफ़र था ना कि कहीं बरसात में बैठे बैठे सुट्टा लगाते हुए चाय पीते पीते आपने कुछ सोचा और उसको इम्प्लीमेंट किया और इतने बड़े पैमाने पे लेके चले गए। तो इस समय के दौरान आपने जो कुछ भी किया उसको उस शिखर तक पहुंचाने के लिए ये ही मैनेजमेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें इन्होंने कही है, वो देखना। अपने यहाँ पर एक माइक्रो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, साइंस एंड टेक में आप देखते हैं। 1978 में इन्होंने एक योजना बनाई थी, किसकी? स्वदेशी माइक्रो कंप्यूटर विकसित करने की, ठीक। और यह जो योजना बनाई थी, ये एप्पल और IBM जो थे, इन्होंने ये योजना बनाई थी, उससे भी 3 साल पहले इन्होंने सोच ली थी। देखो, भारतीय जब अपनी पे आते हैं ना, तो फिर अच्छे अच्छे के छक्के जोड़ा देते हैं, ठीक। तो कब उन्होंने ये प्लानिंग कर ली थी? बड़े कम रिसोर्सेज होते हुए भी इन्होंने ये प्लानिंग, जब एप्पल और IBM ने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में सोचा, तो उसके भी 3 साल पहले इन्होंने ये तय कर लिया था कि हमें एक स्वदेशी माइक्रो कंप्यूटर बनाना है। और यही नहीं, इनकी 4 साइटेडनेस इतनी ज़बरदस्त थी कि देखो, स्टार्टिंग में तो क्या हार्डवेयर का बोलबाला था, तो हार्डवेयर में भी कूद गए थे। लेकिन उस समय सॉफ्टवेयर का इतना बोलबाला नहीं था, तो इन्होंने सॉफ्टवेयर में 4 साइटेडनेस करी कि भैया हमें सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, क्लियर। तो उसमें भी फिर इन्होंने सॉफ्टवेयर में नवीन एक नए जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए और सॉफ्टवेयर में भी अपना डंका बचाया। सिलिकॉन वैली जो अपनी अमेरिका में है, वहाँ पर जाके इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर की कंपनी स्टार्ट करी और 2 कंपनीज इन्होंने बनाई थी। तो आपके दिमाग में ये पहली बात ये आनी चाहिए कि ये सब इन्होंने बड़े बड़े काम तो किए, सब कर कैसे लिए, कैसे सोच लेते हैं ये लोग, हैं? 4 आदमी बैठते हैं या अकेला ही आदमी सोच लेता है कि मुझे अब सॉफ्टवेयर का बिजनेस करना चाहिए, अभी ये सिनेरियो चल रहा है, ये कौन करता है? चलो, मेरे दिमाग में बात भी आ गई, इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा, हैं? ये इम्प्लीमेंट करने का जो मेन फंडा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रबंधन या मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर मैनेजमेंट का आपको भारत में कुछ सटीक एग्जाम्पल देखना है, तो वो एग्जाम्पल कौन सा है? शादी ब्याह का। अगर आपका मैनेजमेंट बढ़िया है ना, तो अगर लड़की का बाप है, लड़की की जो भी परिवार वाले हैं, वो बड़े खुशी खुशी उसको काम को निपटा लेंगे। अगर आपका मैनेजमेंट बेकार है, तो भैया इतना कष्ट होता है शादी ब्याह में कि जैसी लड़की ब्याह करके जाती है, तो सुबह से लेके कम से कम 10-12 घंटे तक सब पड़े रहते हैं बेसुध, कि इतना ज़बरदस्त काम कर लिया बहन की शादी में। अलग ही मालूम पड़ जाता है कि ये इसका भाई होगा, ये इसके भैया घरवाड़े होंगे, चाचा का छोरा होगा, देखो पड़ा है सुबह से लेके शाम तक, मतलब खूब मेहनत करी है इसने। अब तो क्या फिर भी कैटरिंग वैटरिंग आ गई, पहले तो भैया खुद ही जमाते थे।
और हमारे गांव में तो जो बारात रुकती थी उसमें तो 3 टाइम का खाना हुआ करता था। हमें आज भी ध्यान है, छोटे थे हम, हमारी बुआ की शादी में 3 टाइम का खाना हुआ था। 3 टाइम का मतलब एक बार तो आप आए तो दोपहर का खाना हो गया, डिनर हो गया शादी का, अगले दिन जब विदा होती तो उस दिन का भोजन होता है और आपको खिलाना होता है। और उस समय भैया ऐसा नहीं था कि जो हलवाई जो बूंदी बनाता था वो घर वाले बैठ के लड्डू बनाया करते थे, और परिवार भी बड़ा हुआ करता था तो सब बैठ के सारे काम किया करते थे। तो अच्छे से ध्यान है हमें भैया, जिमाने में 3 दिन तक हमने जिमाया था तो भैया हमारी जान निकल गई थी बारात की सेवा में लगे रहने में। आजकल तो पैसे दो और कैटरिंग वाले खड़े हो जाते हैं, तो वो एक मैनेजमेंट था और आजकल का एक मैनेजमेंट है। ठीक है, दौड़ रहे हैं, अरे इधर लिया सब्जी, अरे तू तो लड्डू बनाने जा, अरे तू ये कर ले, अरे तू ये कर ले। तो वो जो मैनेजमेंट था उसका भी अपना आनंद था, लेकिन एक सही मैनेजमेंट जो होगा शादी ब्याह में, अगर आपको लड़का लड़की के बाप बड़े सुकून से बैठा हुआ दिख रहा है, हाँ, चाहे पैसे वाला हो चाहे कम पैसे वाला हो, तो मानना उनका मैनेजमेंट बेस्ट है। ठीक, प्रबंधन की फील आ गई होगी। चलो इसी में अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रबंध की यदि आप बात करो ना, हम यदि बात करते हैं अपने संगठन के दृष्टिकोण से, तो संगठन में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि जो मैनेजमेंट है ना, यदि उस संगठन में मैनेजमेंट में अगर वो एम्प्लॉय, वो कर्मचारी संतुष्ट है तो वो एक संतुष्ट ग्राहक को जन्म देता है, और संतुष्ट ग्राहक को जन्म देता है तो अब तय मान के चलना कि आप अपनी कंपनी को जिस ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। और वो संतुष्ट ग्राहक के लिए जो संगठन को मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब एक बात और समझें, प्रबंधन में कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे उत्तरों में आनी चाहिए, जैसे समान उद्देश्य। मैं आपको लिखा दूंगा, है ना, एक बार थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं आपको इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा दूंगा। कैसे लिखाना है वो मुझे पता है, मैं आपको उसके लिए चिंता मत करना, एक बार थोड़ा सा समझ लेना। एक कीवर्ड आता है आपका समान उद्देश्य, एक आपका आता है प्रभावशीलता या प्रभावी कर लो आप एक बार, और दूसरा आता है आपका दक्षता, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये दोनों बहुत जोरदार शब्द हैं। मुझे आज भी याद है कि ये जब हमें पढ़ाया गया था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये बेसिकली हमारे एमबीए में एक पर्टिकुलर एक टॉपिक हुआ करता था। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आईआईएम बेंगलोर के अपने भट्टाचार्य जी थे, वो आए हुए थे। उन्होंने मैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी समझाया था, तो उसी को मैं आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ। उन्होंने वो एग्जाम्पल उस समय दिया था, वो थोड़ा सा एब्जर्ड एग्जाम्पल था, तो यहाँ तो ठीक नहीं है देना, वहाँ तो क्या थोड़ा खुल्लम खुल्ला चलता था, तो वो एग्जाम्पल छोड़ो, आपको दूसरा एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। इन शब्दों को दोनों को समझ लो, प्रभावशीलता और एफिशिएंसी। जैसे कि साहब यूँ मानो आप, मैंने आपको या आपने मुझे कि मेरा पैशन है हलवाई की दुकान खोलने का, ठीक, अपने वही पुराने एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने दुकान खोली और समोसा मेरा फेवरेट था, भैया समोसा बनाऊंगा, मैं समोसे की दुकान खोलूँगा, समोसा बेचूंगा, कचौरी बेचूंगा। मेरे पास 100 रुपये थे। कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। तो मैंने भैया समोसे बनाने शुरू किए, 100 रुपये में समोसे बनाने स्टार्ट किए। स्टार्टअप मेरा था 100 रुपये में था, क्लियर, इतना ही था पैसा, ही मान लो आप। 100 रुपये में भैया आलू लेके आया और अन्य सामग्री लेके आया, ठीक, और उस सामग्री से मैंने समोसे बनाए 10। कितने बनाए? 10 समोसे बनाए। अगर कढ़ाई तेल में मेरे पास पहले से था, बाकी रॉ मटेरियल सब्जी वब्जी थोड़ा सा मसाला वसाला में लेके आया, मैंने 10 समोसे बना दिए। और मुझे 10 ही बनाने थे, मेरा टारगेट था कि मुझे 10 समोसे आज बनाने और 10 समोसे मुझे बेचने। बना दिए, बेच दिए 100 रुपये के, ठीक। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो क्या आता है, मेरे पास 100 रुपये वही थे, मुझे समोसे बनाने थे। कितने टारगेट था मेरा? 10 समोसे मैंने बना लिए, लेकिन भैया इस टारगेट को पूरा करने में मेरे को पैसे लगे 90 रुपये। कितने लगे? 90 रुपये लगे। कैसे लगे 90 रुपये? देखो, मैंने
पहले वाले केस में क्या किया, 100 रुपये तो थे मेरे पास, तो मैंने सोचा भैया कि अभी मुझे 10 समोसे बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मुहाना मंडी चले जाता हूँ। उठाई गाड़ी और मुहाना मंडी चले गया आलू लेने। ठीक, अब भैया मेरी क्वांटिटी तो 10 समोसे की तो थी, हैं, इतना तो मैं तेल बढ़ाया आऊँगा वहाँ जाके और मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। काम तो मैंने पूरा कर दिया, क्या काम तो मैंने पूरा कर दिया, समोसे जितने बनाने थे टारगेट भी अचीव कर लिया, लेकिन क्या हुआ भैया, मेरी जो एफिशिएंसी थी क्या, वो यहाँ पर प्रभावित हो गई। जो मेरी दक्षता थी वो मेरी प्रभावित हो गई। हाँ, प्रभावशीलता तो रही है मेरे टारगेट में कि मैंने 100 रुपये में भैया 10 समोसे बना दिए, लेकिन मेरी एफिशिएंसी क्या रही भैया, यहाँ पर इफेक्ट हो गई। और यहाँ जो मैंने समोसे बनाए 100 रुपये में, मैंने क्या किया भैया, इतनी दूर क्यों जाते हो, वहाँ 10 रुपये किलो अब मिलेंगे आलू, यहाँ 12 रुपये किलो ही ले लो, लेकिन 12 रुपये किलो मैं ले तो लूँगा, उसमें मेरा 20 रुपये का तेल जो फालतू बढ़ रहा था वो बच जाएगा। ठीक, तो मैंने बगल की दुकान से ही चाहे 2 रुपये महंगे आलू ले लिए और समोसे बना लिए, और मैंने फिर भी बचत कर ली। ठीक है ना, ये मेरी क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाएगी। और मैनेजमेंट में मेरे दोस्तों, ये जो 2 शब्द हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये जब तक 2 आपके शब्द उत्तरों में नहीं आएंगे तब तक मैनेजमेंट से संबंधित आपका कोई उत्तर पूरा नहीं होगा। प्रभावशीलता और दक्षता, अगर ये दोनों अवयव नहीं है आपके मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट है ही नहीं, वो क्या इल मैनेजमेंट कहलाएगा भैया, मिस मैनेजमेंट कहलाएगा, वो कुप्रबंधन कहलाएगा, वो प्रबंधन नहीं कहलाएगा। प्रबंधन वो जब ही कहलाएगा जब आपके कार्य में प्रभावशीलता और दक्षता दिखती हो। अगर नहीं दिख रही है तो क्या है, कुप्रबंधन है, हम तैयारी करते हैं। ठीक, कोई बच्चा तो 8 घंटे तैयारी कर रहा है, ठीक है, और एक बच्चे ने क्या किया, दिन रात लगा दी, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहा है, इधर से ये नोट्स लाया, उधर से ये नोट्स लाया, रोटी एक टाइम खा रहा है, बड़ा हुए जा रहा है। एक अपना सिंपल सा 8 घंटे पढ़ता है, साफ़ सुथरा कमरा रखता है, एक किताब रखता है, एक नोट्स रखता है। हाँ भाई, दोनों ने परीक्षा दी, दोनों का प्री भी निकल गया, दोनों का मेंस भी निकल गया, दोनों ने इंटरव्यू भी दिया है, और दोनों की रैंक जो आई, पहले वाले की रैंक आई 1st और एक की रैंक आई 2। देखो, जब सोचो ना तो हल्का मत सोचो, सोचना है तो फिर ऊंचा ही सोचो। कई बार हमसे कहते हैं कि साहब आपका अगर इंटरव्यू होता है तो फिर इतनी रैंक आ जाए तो ठीक है, चाय वाय में बैठ के मित्र करते हैं, यार मेरी तो 50 में आ जाए तो ठीक है। अरे बड़बुलक, जब तू सोच ही रहा है तो फर्स्ट रैंक की सोच, उससे नीचे क्यों सोचना। जब सोचने को दे दिया तो सोचने में कौन से पैसे लग रहे हैं, तो सोचो तो ऊँचा ही सोचो, फिर हल्का मत सोचो। ठीक, तो एक की आई 1st रैंक, एक की आई 2nd रैंक, ठीक है, दोनों SDM बन गए। RS की यदि बात करते हैं तो ये जो 1st रैंक वाला था और ये 2nd रैंक वाला था। अच्छा, 1st रैंक वाला किसको बढ़ाए, वो 15 घंटे पढ़ने वाले को बढ़ाए या 8 घंटे पढ़ने वाले को बढ़ाए। चलो, बोलो सर उसने ज़्यादा पढ़ाई करी, 15 घंटे वाले को बढ़ा दो। ये लो, 15 घंटे पढ़ने वाले को बढ़ा दिया, ये हमारे 8 घंटे पढ़ने वाले को बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये 15 घंटे पढ़ने वाला था ना, इसने इतनी मेहनत करी, रोटी कम खाई, मस्ती से नहीं रहा, तो इसके साथ एक संकट हो गया। क्या संकट हो गया, एक तो दोस्तों इसको सर्वाइकल पेन हो गया। देखो आगे की बात तो बतानी पड़ेगी ना, तो 15 घंटे वाले को तुमने 1st रैंक दे दी तो ठीक है। एक जिसने 8 घंटे पढ़ाई करी, इसके शरीर में बढ़िया था, रोज़ सुबह व्यायाम करता था, सूर्य नमस्कार करता था, 15 मिनट के संधि योग करता था, और मस्त अपने शरीर को रखता था और मस्त पढ़ता था। ठीक है, ये भाई साहब जो थे ना, एक तो इनको 15 घंटे पढ़ते थे, दिन भर मतलब अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा इसमें जोर दे दिया था इनने। एक तो इनको भैया सर्वाइकल पेन हो गया, ठीक है, एक बीमारी और जोड़ देते हैं इनको, स्लिप डिस्क हो गया, कमर की बीमारी हो गई, कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़े, इधर कभी बिस्तर पे पढ़ रहे हैं, नींद नहीं ले रहे पूरी, ठीक है, तो खाना कम खा रहे हैं, तो कुपोषण भी कर दे इनको। 3 चीज़ हो गई। चलो, इनको क्या हो गया, एक तो हो गया साहब इनको सर्वाइकल पेन, एक हो गया इनको स्लिप डिस्क, एक इनके भैया थोड़ा कुपोषित भी हो गए क्योंकि खाना कम खाते थे, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते थे। और ये 15 घंटे पढ़ने वालों में अपने एक ऐसा ही एक उदाहरण है, हम हमारे एक रिश्तेदार जानते हो, भाई वो इतना पढ़ा उसने अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक है, ये हमारे 8 घंटे वाला अपने ही मिलने जुलने, मतलब हमारे लाइक माइंडेड वाला लड़का था, SDM साहब ये भी बन गए, लेकिन इनको ये चीज़ें नहीं हुई। तो देखो, प्रभावशीलता की यदि मैं बात करूँ, इफेक्टिवनेस की बात करूँ, तो दोनों की इफेक्टिवनेस 100% है, लेकिन यदि मैं दक्षता की बात करूँ तो ये दक्ष ज़्यादा है। क्या, जिसकी 2nd रैंक आई है, ये दक्ष ज़्यादा है। ठीक, तो हमें इफेक्टिवनेस भी लानी है। प्रभावशीलता में टारगेट होता है, ठीक है ना। इफेक्टिवनेस जब ही आएगी जब आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे,
और वह जो टारगेट आप अचीव कर रहे हो, न्यूनतम संसाधनों को लेते हुए जब आप उसको पूरा करोगे तो वही आपकी क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ बिंदु लिखवाता हूँ, बड़े अच्छी अच्छी लाइनें हैं, 2-3 लाइनें वह लिख लो और उसके बाद मैं आपको प्रबंध की एक डेफिनेशन लिखा दूँगा। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमारे 3 कीवर्ड्स आने चाहिए। एक कीवर्ड हमारे लेखन शैली में आना चाहिए कि समान उद्देश्य। और ये बात आप मान के चलो कि देखो, मैनेजमेंट इंडिविजुअल भी होता है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब हम कुछ लोगों को मिला के कोई संगठन बनाते हैं तो वह एक उनका गोल होना चाहिए, ठीक, कि हमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है, ठीक है, उनकी जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं देना है, हमारा एक गोल बन गया, पाकिस्तान की ऐसी करनी है। तो भैया उस उद्देश्य को लेके चलेंगे तो आप सफलता पालोगे। ऐसा होगा कि 3 ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, सेकुलर रहेंगे, पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करेंगे, तो आप अपने गोल को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो समान उद्देश्य आपको लेके चलना है। किसको? समान उद्देश्य आपके ग्रुप को लेके चलना है, और साथ ही साथ इसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रभावशीलता और दक्षता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो अब अपने रजिस्टर निकाल लो भैया। उस रजिस्टर में मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, कुछ लाइनें लिख लो स्टार्टिंग में, फिर आपको प्रबंध की एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसको लिख लो आप। हमारा जो चलेगा ना कोर्स वो ऐसे ही चलेगा, आपको जैसे ऑफलाइन में हाथों हाथ लिखवा दिया जाता है इसी प्रकार से आपको लिखवा दिया जाएगा। और किसी भैया बालक को कोई अहंकार हो, क्योंकि भैया हम तो भैया अपने नोट वोट्स लेके आएंगे, नोट्स वोट्स लेके पढ़ाएंगे, तो उसी तरीके से पढ़ना। ठीक, देखो हमारे, मुझे अच्छे से ध्यान है, हम एक बार वहाँ बेंगलोर में थे तो एक सेशन लेने गए थे IIM बेंगलोर में। जो भट्टाचार्य जो सर आपने को मैंने बताया था, उन्हीं के इनविटेशन पे जब एक बार हमारा बेंगलोर जाना हुआ तो हम सेशन लिया वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, वो जो प्रीमाइसेस भी बड़ा ज़ोरदार है, ठीक है। उस प्रीमाइसेस में आप जब क्लासेस लेने जाओगे तो अधिकतर जितने भी आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे उनके पास अपने कुछ नोट्स होते हैं, ठीक है ना। मैंने नहीं देखे कि भैया कि वो बिना नोट्स के पढ़ा रहे हों, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भैया जिसको अहंकार हो वो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक, वो क्यों रखते थे भैया, क्योंकि उसमें कुछ नया एडिफिकेशन करना होता है तो बालकों को हाथ वाथ बता दिया करते थे। ठीक, क्लियर? अपनी अब बुक नोटबुक खोल लो और उसमें कुछ लाइनें लिखवाते हैं, वो लाइनें लिखो पहले तो। देखो कोई केस स्टडी या उससे संबंधित हमारे मेंस में आता है और या इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है कि संगठन के या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और उसमें मैनेजमेंट की कोई बात आती है, तो एक आपको बड़ी अच्छी सी लाइन लिखा देता हूँ, वो भी लिख लो कि कहीं आपको या ऐसे में कहीं पर यूज़ करना हो तो वो करते रहना। हम चलेंगे ऐसी, स्टार्टिंग में कुछ ऐसी की लाइन्स लिख लेंगे जिनको आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो वो कहीं भी आपके आंसर राइटिंग में आपको मदद दे सकती है। ठीक, तो इसमें बड़ी अच्छी लाइन थी भैया अपनी इसी NCERT की बुक में, वो आप लिख लो। HCL से रिलेटेड जो केस स्टडी थी उसी में एक लाइन है, वो लिख लेना कि प्रबंध का ये विश्वास है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, कि प्रबंध का यह विश्वास है कि एक संतुष्ट कर्मचारी एक संतुष्ट ग्राहक को जन्म देता है, जिससे लाभ मिलता है, जिससे फिर आगे अंशधारी संतुष्ट होते हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो संतुष्ट होते हैं। ये पहली एक लाइन लिखो। दूसरी एक लाइन लिखो, किसी भी संगठन के शीर्ष पर पहुंचने के पीछे महत्वपूर्ण नींव का काम प्रबंध करता है या प्रबंधन करता है। ठीक, एक डैश लगा के ऊपर की लाइन लिखना, ऐसे बना के, और ऐसे बना के दूसरी लाइन लिख लेना, ये कोटेशंस के रूप में हो गया। ठीक, देखो क्या है कि आपको जो बढ़त लेनी है ना और बच्चों से, वो आपको 2-4 नंबर की ही लेनी है हर पर्टिकुलर यूनिट में। वो आपने ले ली तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। 4-4 नंबर 5-5 नंबर भी यदि यूनिटों में लेते हो तो आपके 15-15 20-20 नंबर एक पेपर में बढ़ते हैं। और 3 पेपर की यदि मैं बात करता हूँ तो 45 नंबर आपके बढ़ जाते हैं। यदि आपके 360-370 नंबर सामान्य रूप से आ रहे हैं और आपके यदि 40-45 नंबर बढ़ जाते हैं तो 410-420 आपके नंबर हो जाते हैं। और इंटरव्यू में आप थोड़ा हल्का फुल्का भी करते हो तो आप एक सम्मानजनक ऊपर की 2-3 पोस्टों तक पहुंच जाओगे।
और ये कौन पहुंचाएगा, ये वजन देने के लिए कुछ आपको लाइनें लिखवा रहा हूँ, इनको लिखते रहना साथ साथ, ठीक। अब आप एक छोटी सी लाइन और लिखो। अब इसमें ना सफल संगठन के बारे में थोड़ा बताया था कि जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस निकालेगा वो यहीं से इसी प्रकार से निकालेगा, ठीक है, और ऑथेंटिकेटेड सरकारी किताबों में से निकालेगा। एक लिखो आप, सफल संगठन अपने उद्देश्यों को मात्र संयोग से ही नहीं प्राप्त कर लेते, अपने उद्देश्यों को मात्र संयोग से ही प्राप्त नहीं कर लेते, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित सोची समझी प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसे प्रबंध कहते हैं। देखो इसमें प्रोसेस की बात करिए, प्रक्रिया की बात करिए, ठीक। इन शब्दों को पकड़ते जाना। अगली एक लाइन और लिखो। देखो कई बार आपसे अगर कोई पूछ ले, एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि प्रबंध क्यों आवश्यक है, छोटा क्वेश्चन आ जाए, छोटा ही आएगा, तो आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि भैया कि मैं मैनेजमेंट कर क्यों रहा हूँ और मैनेजमेंट है क्या। और मैनेजमेंट में मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, इनको पकड़ के चलना। समान उद्देश्य, क्या जो आपके टीम मेंबर हैं उनके क्या होने चाहिए, समान उद्देश्य। यदि एक छोटा सा प्रश्न चाहे आप लिख लो, प्रबंध क्यों आवश्यक है, और उसके नीचे एक उत्तर भी लिख लो, प्रबंध क्यों आवश्यक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है, क्या प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम दे सके। प्रबंध की बात आ जाएगी तो क्या, सामूहिक उद्देश्य, समान उद्देश्य, और इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या देना होगा भैया, अपना श्रेष्ठतम देना होगा। और श्रेष्ठतम की परिभाषा यही आती है आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, तभी आप श्रेष्ठतम कहलाओगे, ठीक है। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपना श्रेष्ठतम आप यदि योगदान देते हो तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। और यही आवश्यक भी इसीलिए है कि हमने जो गोल सेट किया उसको हम प्राप्त कर सकें, ठीक। ये लाइन आपने लिख ली। अब आप लिख लो एक डेफिनेशन, अब लिख लो प्रबंध की डेफिनेशन, ठीक है। लिखो प्रबंध, नीचे इसको अंडरलाइन करना, आगे डैश लिखना और उसकी एक डेफिनेशन लिखो। ये डेफिनेशन जो है ये बेसिकली थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, मतलब कि किसी ने थ्योरी दे रखी है मैनेजमेंट की, उनकी एक डेफिनेशन है। मुझे डेफिनेशन डेफिनेशन बढ़िया इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रखी है, लेकिन इसके बाद में आपको एक डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसको आप करेंगे तो ठीक रहेगा। वो 20 शब्दों में आप उसको अपने उत्तरों में यूज़ में ले सकते हो। तो एक बार ये डेफिनेशन लिख लो। ये हेराल्ड कुंट्ज़ की है, ठीक है। एक व्यक्ति रहे हैं भैया मैनेजमेंट में, हेराल्ड कुंट्ज़, पब्लिक एड में भी आप देखते हैं, उनकी डेफिनेशन है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको लिख लो। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने, देखो मैनेजमेंट क्या हमेशा एक अच्छा से आपका एटमॉस्फेयर बना के दे देगा, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू करी, कुर्सी टेबल सब कुछ लिया है, जैसे मैंने सपोज करो क्लास लगाने के लिए चालू किया, कैमरा फैमरा टेबल टूबल सब लिया आया, बढ़िया बढ़िया एलईडी फैलईडी और वो क्या डिजिटल बोर्ड वगैरह सब कुछ लिया आया, मतलब मेरे पास सारे साधन लिया आया, ठीक। और मैं भैया टाइपिस्ट भी ले आया, कंटेंट राइटर भी ले आया, एक टीम भी ले आया मैं।
यदि भैया मेरा मैनेजमेंट सही नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। और क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एटमॉस्फेयर होता है, एक पर्यावरण होता है कार्य करने का। यदि वह पर्यावरण आपका पॉजिटिव नहीं है तो भी आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन, आपका वो संगठन ज़्यादा दिन क्या नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो पर्यावरण समझ गए ना। जैसे कि सपोज़ करो गूगल की, जो गूगल कंपनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन की यदि आप बात करते हो तो देखो बड़ा शानदार है वो। हाँ, वहाँ पर आप व्यक्ति एज ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो ऐसा नहीं है 10 से 5 ही आना है आपको और फला फला आपको काम करना है, ऐसा नहीं है। आपको गोल पकड़ा देते हैं, ये लो साहब, अब आपके जचे तो जब आप हमारे लिए तो यहाँ आओ चाहे मत आओ, ये गोल अचीव करके दे दो। और देखो अब आप सोचोगे यार फिर तो घर से ही करके दे लेते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप भी उन्होंने इतना ज़बरदस्त कर रखा है। आप जैसे ही जाओगे ना अंदर तो आपको एक कैफेटेरिया मिलेगा, बढ़िया शानदार, ठीक, वहाँ सब कुछ उपलब्ध है, खाओ पियो मौज करो। आपको वहीं पर बैठ के अपने कॉफ़ी टेबल पे आप अपना काम कर सकते हो। आप थोड़ी देर आगे बढ़ते हो तो आप देखते हो कि यार बगल में देखो कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई बिलियर्ड्स खेल रहा है, वहाँ पे कोई डिस्कशन चल रहा है, हैं। और वहाँ पे सीट कैसी है, जैसे ऑफिस का आउटलुक होता है ना, ऐसे सीट्स नहीं है वहाँ पे। आपके बीन्स वाले सोफ़े लगे हुए हैं। वहाँ आप देखते हो कि यार यहाँ कैबिन कुबिन ऐसा तो चक्कर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यार कोई बढ़िया से होटल में आ गए, यहाँ तो पिकनिक से करते दिख रहे हैं सब, हाँ, एंजॉय करते दिख रहे हैं। और फिर जिसको भी लगता है तुरंत बैठ के अपना काम कर लेता है, तो वो घर ही नहीं जाता, घंटों घंटों तक वहीं मौज करता है। वहाँ पर आपको एक थिएटर बना रखा है मूवी देखनी है तो। ऐसे ही जब अमेरिकन एक्सप्रेस करके कंपनी है गुड़गांव में, उसमें मैं इंटर्नशिप करने गया था, तो मेरा उस समय भैया हम तो गांव से निकल के अपना ये मैनेजमेंट का MBA वगैरह करके फिर इंटर्नशिप करने गए थे। तो सबसे पहले अमेरिकन एक्सप्रेस करके एक कंपनी थी फाइनेंशियल, उसमें गया। अब भैया जैसे ही मैं कंपनी में गया तो वहाँ पर क्या एक छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ था। और कैफेटेरिया में क्या था, आपके 3-4 तरह के बिस्कुट्स थे, कुकीज़ थे, चाय कॉफ़ी लेमन टी, जचे जितना पियो दिन में वो लगी हुई, जाओ जाके बिस्कुट लो चाहे वो लो और जचे जाए जितना पियो। हम दो थे, एक मैं था और एक मेरा दोस्त था बिहार से, कुमार। हम दोनों का वहीं पर हुआ था सबसे पहले इंटर्नशिप का, मतलब कॉलेज में सबसे पहले हम दोनों का हुआ था। हम दोनों तो बोर आ गए, बिस्कुट ही बिस्कुट खाते थे दबा के लेमन टी, हनी टी और आपके चाय कॉफ़ी चल रही है बढ़िया। और वहीं पर क्या बैडमिंटन का एक कोर्ट था। हम थोड़ी जब ऑफिस में पहली बार गए थे, पहले तो हम शॉक हो गए छोटा सा कैफेटेरिया देख के। थोड़ा सा आगे गए तो देखा यार यहाँ तो बैडमिंटन चल रहा है, हैं। मैंने लोड ही नहीं है, मैंने चल कुमार खेलो अपने, तो मौज करो यार, खाओ पियो और मौज करो। तो जो हमारा टाइमिंग था इंटर्नशिप का, हम तो यूँ मान के चलो सुबह जाते थे और शाम तक आराम से, रात को जो डिनर का टाइम होता था तभी हम भैया रूम पे आते थे। इतना वही टाइम निकाला करते थे बढ़िया। एक तो AC हुआ करता था, खेलने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, ठीक है। तो अपने मस्त रहो वहीं पे, बातचीत करो, डिस्कशन करो, और एम्बियंट भी बहुत अच्छा था। तो ये आपके संगठन के गोलों को अचीव करने में मदद करता है, ठीक। एथिक्स में भी ये चीज़ें काम आएंगी, समझ रहे हो। हाँ, तो क्या थी डेफिनेशन, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं एक दिन आपने ऐसा बढ़िया सा एटमॉस्फेयर बना दिया संगठन में और उसको आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया। पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए, ध्यान रखना, ग्रुप में काम हो रहा है संगठन में, समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को इम्पोर्टेंट, अगला, चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। ये NCERT की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक, कुंड्स की। अगली डेफिनेशन लिखो जो मुझे पसंद है। लिखो साहब, प्रबंधन या प्रबंध डैश यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से, यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से
कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया है। ठीक, यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने या पूरा करने की प्रक्रिया है। छोटी सी डेफिनेशन है, 20 शब्दों में लिखा होगा, काम हो जाएगा। इसमें आपके तीनों कीवर्ड्स भी आ गए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको डेफिनेशन लिखाई है ना मैंने, इस डेफिनेशन में जो 3 कीवर्ड हैं, एक बार इनको और समझ लो। डेफिनेशन लिखना, नोट्स में अपने डेफिनेशन लिखने के बाद 3 एरो ऐसे लगाना। क्या? 3 एरो ऐसे लगाना। अब इसमें एक तो लिखना प्रक्रिया। प्रक्रिया से क्या अभिप्राय, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रक्रिया। दूसरा जो मैंने आपको प्रभावी ढंग से लिखवाया था वो लिखना। एक लिखना दक्षता। ठीक है, ये 3 बिंदु लिखना। अब पहला है प्रोसेस। इस प्रोसेस को समझो, इस प्रक्रिया को समझो। प्रक्रिया क्या कहता है? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि प्रबंधन में प्रक्रिया से क्या आशय है या प्रोसेस से क्या आशय है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट में किस प्रोसेस की बात कर रहा है। देखो, ये प्रोसेस की बात कर रहा है, पोस्ट कॉर्प जो हम बोलते हैं उसकी बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या आता है, केवल ये इसकी एक्रोनिम आती है, पोस्ट कॉर्प। इसको समझो, ये किसी भी संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस की यही मूल है, यही नींव है। ठीक, तो पी से तो आपका क्या हो गया दोस्तों, प्लानिंग। ओ से हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। एस से हो गया आपका स्टाफिंग। डी से हो गया आपका डायरेक्शन। और सी ओ से हो गया आपका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हिंदी में और समझ लो इसको, प्रक्रिया से आशय भी समझ लो। और इसी प्रक्रियाओं को मेरे दोस्तों प्राथमिक कार्य भी बोलते हैं। यदि आपके संगठन में ये पूछ लिया जाए किसी भी मैनेजमेंट की, या 2 नंबर में आपके पास आ गया कि बताओ प्रबंधन के प्राथमिक कार्यों से क्या आशय है, तो प्रबंधन के प्राथमिक कार्यों से यही आशय हैं जो प्रक्रियाओं से है। ठीक है, प्रक्रियाएं, प्राथमिक कार्य ये समान है, इनको क्रियाएं भी बोलते हैं। इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए तो आपको उत्तर में यही, इन्हीं के बारे में आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो प्रक्रियाओं में क्या मेंशन करोगे आप? इसका अभिप्राय प्राथमिक कार्य अथवा क्रियाओं से है जिनको प्रबंध पूरा करने के लिए करता है। कौन कौन से? पहला मैंने आपको बताया प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग हो गया आपका नियोजन। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया स्टाफिंग। स्टाफिंग में आप जैसे नियुक्तिकरण इत्यादि नाम ले सकते हो। तीसरा हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया आपका संगठन। क्लियर। फिर हो गया आपका डी से डायरेक्शन, मतलब आपका निर्देशन। ठीक, और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ये हो गया आपका नियंत्रण। तो प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो कर लोगे ना। और इसी प्रक्रिया को आप प्राथमिक कार्य भी बोलते हो। क्या बोलते हो? प्राथमिक कार्य बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैनेजमेंट के अगर प्राथमिक कार्य के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? कौन कौन से कार्य बताओगे? बिल्कुल सही सोचे। नियोजन, संगठन, आप नियुक्तिकरण भी बोल सकते हो। ठीक है ना। और आपका डायरेक्शन मतलब निर्देशन, और आपका कंट्रोलिंग, नियंत्रण। ठीक है, ये आपके क्या है? प्राथमिक कार्य कहलाते हैं। ये लिख लेना आप, साथ साथ अपने नोट्स में अवश्य लिखना। ये दूसरी बात, प्रभावी, जिसकी मैंने आपसे बात करी थी, इफेक्टिवनेस। ठीक, इफेक्टिवनेस में हमने क्या कहा था कि आपको जो उद्देश्य दिए गए हैं आप उसको पूरा कर लें। ठीक है ना। इसका मतलब है प्रभावी ढंग से, मतलब कि आप अपने अंतिम उद्देश्य को क्या कर लें दोस्तों? प्राप्त कर लेते हैं। मतलब आपको अपना टारगेट अचीव्ड कर लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस से आशय क्या हो गया? आप, इसका वास्तविक अभिप्राय आपका क्या हो गया कि आपको जो भी कोई उद्देश्य दिया है आपने उसको प्राप्त कर लिया। ठीक है। दूसरा, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि दिए हुए कार्य को आपने संपन्न कर दिया। मुझे समोसे बनाने का कार्य दिया था, उसको मैंने क्या कर लिया? संपन्न कर लिया। दिए गए कार्य को
संपन्न कर लिया। ठीक, समझ गए? प्रभावी का, इफेक्टिवनेस का जो भी टारगेट मुझे मिला था मैंने पूरा कर लिया, या दिए गए कार्य को संपन्न कर लिया, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंतिम परिणाम हमने प्राप्त कर लिए। क्लियर? एक मिनट दोस्त, चलो साहब, कहाँ थे हम? दिए गए कार्य को संपन्न कर लिया, हम दक्षता मतलब दक्षता पे थे। किस पे थे? एफिशिएंसी पे थे। अब देखो एफिशिएंसी में कॉस्ट की बात आ जाती है, क्या न्यूनतम लागत पे अपने लक्ष्यों को आप प्राप्त कर लेते हैं तो वो दक्षता से संबंधित हो जाती है। ठीक है ना? क्लियर? मतलब कि कार्य को सही ढंग से करना और वो भी न्यूनतम लागत पे। दक्षता से क्या आशय हो गया? कार्य को सही ढंग से करना है और वो भी न्यूनतम लागत पर करना है। ये आपकी क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है, इफेक्टिवनेस कहलाती है। कि कुशलता का अर्थ क्या हो गया? कार्यों को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। ठीक है ना? और इसमें क्या होता है आपका? कॉस्ट और प्रॉफिट का इवैल्यूएशन चलता है। क्या? लागत और लाभ का विश्लेषण चलता है। कितनी लागत आई और उसमें हमने कितना परसेंट आपने लाभ लिया, इसका क्या चलता है? एनालिसिस चलता है, विश्लेषण चलता है। देखो आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना आपका, वो बहुत ही डायनेमिक नेचर का आएगा, तो आपको ये सारे बिंदु मालूम होने चाहिए। क्या बोला मैंने? दक्षता में आप कार्यों को सही ढंग से करते हैं, लेकिन क्या न्यूनतम लागत पर करते हैं। और इसमें आपके लागत लाभ का विश्लेषण भी होता है। ठीक है? कितना आपने इनपुट लगाया और कितना आपने आउटपुट प्राप्त किया। ठीक, कोई मैंने अगर सपोज करो समोसे बनाए तो उसमें इतना इनपुट लगाया और उससे कितना आउटपुट मैंने प्राप्त किया, उसका भी क्या विश्लेषण होता है। तो वो किससे रिलेटेड है? एफिशिएंसी से। क्यों मैं आपको इन शब्दों पे जोर दे रहा हूँ? यदि कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है आपका जो आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे पूछता है, कोई प्रश्न विपणन में आ जाता है, सपोज करो मार्केटिंग अपने इसमें पूरा है, मार्केटिंग में आ जाता है, और इवन इसमें नहीं, इसमें तो आप आगे देखेंगे तो संघर्ष प्रवर्धन हो गया, व्यक्तिगत व्यवहार हो गया, इन सब में इन चीज़ों का आप यूज़ में ले सकते हैं। व्यवसाय और निगम आचार नीति है, ई वाणिज्य, ई विपणन, इन सब मतलब कि विपणन वाले टॉपिक में तो आप सब में इसको यूज़ कर सकते हो एफिशिएंसी को। क्लियर? तो आपसे क्या बोला मैंने कि आपको लागत लाभ विश्लेषण, इनपुट आउटपुट आपका कितना है उसका विश्लेषण, इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपको क्या कीवर्ड से खेलना है? दक्षता वाले कीवर्ड से खेलना है, एफिशिएंसी वाले वर्ड से खेलना है। क्लियर? पहला कीवर्ड प्रक्रिया, समझ में आ गया? प्रक्रिया से आशय मेरा किससे? प्लानिंग, नियोजन से, संगठन से, नियुक्तिकरण से, निर्देशन से और आपका नियंत्रण से। प्रभावी से मेरा क्या तात्पर्य है कि आप अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, जो आपने टारगेट लिया उसको अचीव करते हैं, और दिए गए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दिए गए कार्य को संपन्न आपने कर लिया है, उसका आशय प्रभावी से। अगला है दक्षता, कार्यों को सही ढंग से करना, लेकिन उसमें आपका न्यूनतम लागत शब्द जुड़ना चाहिए। न्यूनतम लागत पे हमने कार्य को सही ढंग से किया है। और यह जो शब्द है दक्षता, इसमें दो विश्लेषण काम करते हैं। एक तो आपका लागत लाभ विश्लेषण है, दूसरा आपका इनपुट और आउट, जो आपने इनपुट लगाया और क्या आपने आउटपुट प्राप्त किया उसका विश्लेषण काम करता है। ठीक है ना? ये जो भी मैंने आपको भी बताया मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक में से ही बताया। तो अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ये समझा दिया मैंने आपको। इसमें जो बेस्ट, इसमें से जो निकल के आ रहा है ना घी, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वही आपको मैं लिखवा रहा हूँ। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि भैया घोड़े बनो गधे मत बन जाना। कॉपी भर रहे हो ना, जितना थोड़ा से थोड़ा जितना चाहिए ना वो मैं दे दूंगा, उसी को ढंग से कर लेना। आपसे क्या अपेक्षा है? बस उस चैप्टर को पढ़ लेना। और ये चैप्टर आपको कहाँ मिलेगा? व्यवसाय अध्ययन की 12वीं की किताब है। क्या? 12वीं की किताब है, भाग 1 प्रबंध और उसके सिद्धांत, वो किताब लिया ना। आज अभी तक मैंने आपसे जो भी डिस्कशन किया है उसको सरलता से आपको बताने का प्रयास किया।
अब आपका काम क्या है, उसको 10 मिनट लगेंगे अब आपको पढ़ने पे, तो आपको फटाफट ग्रैब आ जाएगी। हाँ, अब बस दिक्कत ये आती है कि आपको ये नहीं पता कि उसमें से मुझे लेना क्या है। लेना क्या है वो मैंने आपको जितना था भी उतना बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, प्रभावशीलता तथा कुशलता के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। उसके बाद हम प्रबंधन के कुछ अवयव हैं उनके बारे में समझेंगे। उससे कुछ कार्य हैं, उसको छोटे छोटे कार्यों की छोटी छोटी डेफिनेशन से वो लिखेंगे। वो डेफिनेशन हमारे 2 नंबर में कई बार टपक जाती है। और ये कार्यों की डेफिनेशन जो मैंने आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग आपको बताई है, इनको हम 20 शब्दों में लिख लेंगे। क्लियर। उसके बाद जब प्रबंध के बारे में हम पूरा देख लेंगे और फार एक्सटेंस हम ये जाके देख लेंगे, प्रबंध की प्रकृति भी देख लेंगे। वैसे मुझे प्रबंध की प्रकृति पे कभी प्रश्न आ जाए ये हमेशा संदेह रहेगा, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको उसको ध्यान आ जाएगा। प्रकृति से तात्पर्य ये कि भैया ये साइंस है या आर्ट्स है, ये सब में मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है ना, बिहेव कैसा करता है, ये आक्रामक है या सौम्य है। प्रकृति मतलब कि ये एज ए साइंस है, ये आर्ट्स है, इसकी जो आपस में द्वंद्व चलता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। और वो 50-60 शब्दों में पूरा कर लेंगे, उसमें छोटे छोटे अपन पॉइंट्स बना लेंगे, उसको ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है प्रबंधन, जो शब्द है हम उस शब्द को समझ जाएंगे। उस शब्द से संबंधित हमारे पास एक छोटा सा नोट्स हो जाएगा कि किसी भी प्रकार का उत्तर लिखने को आ जाए हम लिखने में सक्षम होंगे। और उसके पश्चात फिर जो हमारा पहला टॉपिक आता है विपणन, वह हम स्टार्ट कर देंगे। फिर विपणन के तमाम आयामों को लेके चलेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से आने वाले जो गूढ़ प्रश्न हैं उनको भी हम साथ साथ कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। 2-3 मेरी आपसे अपेक्षा है, उनको पूरी कर देना, ठीक। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस कोर्स के लिए भी और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। जल्दी से जल्द हम इसको पूरा कर लेंगे। और 15 अगस्त तक ये भैया कोर्स आपको लेना है तो ले लेना। जो सहयोग राशि जो न्यूनतम रखी है वो नाम मात्र की है दोस्तों, केवल आपकी गंभीरता के लिए, ठीक। उसको आप लेना चाहे तो ले लें। और फिर हम मिलते हैं अब कल। मुझे टाइम बता देना किस टाइम पर आप क्लासेस आपको चाहिए, फिर हम हमारे अकॉर्डिंग देख लेंगे भैया हमारे को सूट बैठती है तो फिर हम उस क्लास को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।